लेकिन क्योंकि मैं घर नहीं गया आज, तो मुझे लगा कि उस माँ की जगह इन माँओं से आशीर्वाद लिया जाए। सबसे कहते हैं ना, जब घर से निकलते हैं तो माँओं का आशीर्वाद लेके निकलते हैं। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण काम पे निकल रहे हैं। वो बात मैं आपके सामने रखूंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे आशीर्वाद लूंगा, फिर मैं यहाँ से जाऊंगा। मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया, इसी जगह क्यों बुलाया, इसके पीछे भी एक पूरा किस्सा है। तो मैं अपनी बात आपसे जब रखूंगा तो सारी बात बता दूं। तो मैं उस टीम का पूरी का धन्यवाद करता हूं जो इस टीम का नेतृत्व कर रही है, जो अपना समय छोड़ के, समय निकाल के इस काम को आगे बढ़ा रही है। और भाई प्रशांत जी का भी, ललित जी का भी, उनकी पूरी टीम का भी धन्यवाद करूंगा जो इस काम को बहुत मजबूती से कर रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले उनसे कहा था कि महिलाओं का, माओं का, बहनों का एक अलग कार्यक्रम करेंगे। हर बार क्या होता है कि पुरुष बैठ जाते हैं मंच पे, महिलाएं बेचारी रह जाती है और वो बैठी रहती है वहां। तो मुझे लगा एक कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जहां महिलाओं का ही मंच हो और उन्हीं को मंच पे बिठाया जाए और उन्हीं को वही सुनने वाली। इसलिए कार्यक्रम अलग रखा, किसी को यहाँ बुलाया भी नहीं। तो मैं सबसे पहले सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और ये जो ऐतिहासिक स्थल है, मैं यहाँ पहले भी आया था और जब जब मुझे समय मिलता मैं आता रहता हूं। अभी कुछ दिन पहले भी मैं यहाँ आया था। हमारे यहाँ माना जाता है कि हम अपनी ऐतिहासिक जगहों पे खड़े होकर जो बात कहते हैं, हम उसको झूठ नहीं बोलते। हम उसको वही बात कहते हैं जिसको हम निभा सकते हैं, जिसको हम कर सकते हैं। कहते हैं ना भाई, हालांकि इन चीजों में कुछ रखा नहीं है क्योंकि हम लोग महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, विश्वास पाखंडवाद को नहीं मानते। लेकिन कहते हैं ना, कोई माँ की के सर पे हाथ रख के कोई झूठ नहीं बोलता है, या अपनी बहन को या बच्चों के सर पे हाथ रख के कोई झूठ नहीं बोलता। तो ये एक बड़ी ऐतिहासिक स्थल है। मैं उन तमाम महापुरुषों को याद करूंगा जिन्होंने अपना और अपने परिवार का बलिदान दे दिया हम लोगों के लिए, कि हमें स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, हक अधिकार मिले। जब से इस आंदोलन में हम लोग जुड़े हैं और आज तक एक लंबा समय बीत गया है। मैं देश भर में जाता हूं, दुनिया में भी घूम के आया हूं। मैं मानता हूं अगर सबसे बुरी स्थिति किसी की है तो वो महिलाओं की। पूरी दुनिया में, देश में, कई प्रदेशों में घूम के मैं कह सकता हूं कि अगर सबसे बुरी स्थिति है किसी की तो वो महिला। और संविधान के आने के बाद महिलाएं आगे भी बढ़ी हैं, ऐसी बात नहीं कि आगे नहीं बढ़ी। बहुत सारी महिला आगे बढ़ी हैं, कुछ डॉक्टर बनी हैं, कुछ इंजीनियर बनी हैं। हमारे यहाँ डीएम महिला है, हमारे यहाँ आईडीएम महिला है, कुछ आईएएस आईपीएस भी बनी है, कोई वकील बनी है, कुछ जज बनी है। जिन्होंने शिक्षा को माना है वो आगे बढ़ी है। और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण महिलाओं को जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला है, वो गांव की प्रधान भी बनी है, विधायक भी बनी है, सांसद भी बनी है, चेयरमैन भी बनी है, जिला पंचायत सदस्य बनी है, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी बनी है। बहुत सारे पदों पे वो गई। लेकिन इस पूरे उसमें घूम के मुझे ऐसा लगा है कि हमारे सारे महापुरुषों ने महिलाओं को अधिकार मिले, इसके लिए सबसे ज्यादा काम किया कि महिलाओं को अधिकार मिले। क्या आज महिलाएं अधिकार प्राप्त कर चुकी हैं? क्या महिलाएं आज अपने मन से अपना जीवन जी पा रही हैं? क्या पढ़ी लिखी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है? क्या आज भी न्यूनतम वेतन का लाभ महिलाओं को मिल रहा है? तो जवाब है नहीं। मैं जब देश भर में घूमता हूं तो मुझे महसूस होता है कि अभी भी हमें महिलाओं के लिए ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। और महिला का जीवन बदलेगा तो 3 पीढ़ियों का जीवन बदल जाएगा। अगर महिला पढ़ जाएगी, महिला रोजगार हासिल कर लेगी, तो वो अपने मायके के हालात भी बदलेगी। और अगर महिला पढ़ लिख के जिस परिवार में जाएगी, उस ससुराल के भी हालात बदलेगी और फिर अपने आने वाले बच्चों का भविष्य भी अच्छा बनाएगी। और जितने हमारे महापुरुष हैं उनको आप देखोगे, बाबा साहब अंबेडकर हों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, शिवाजी महाराज हों,
माँ सावित्रीबाई फूले हो, तमाम हमारी महापुरुषों ने, संत गाडगे जी महाराज हो, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की तरक्की पे ज्यादा काम किया। जब तक महिलाओं के हालात नहीं बदलेंगे तब तक देश के हालात नहीं बदलेंगे। तो महिलाओं के हालात बदलने के लिए बहुत बुनियादी काम करने पड़ेंगे। आज 4 जून है, हम लोग एक यात्रा जो शुरू कर रहे हैं, वो यात्रा हम लोग महिलाओं के साथ साथ पढ़े लिखे बच्चों को, नौजवानों को, पढ़ने वाले बच्चों को, पढ़ने वाली बच्चियों को, किसानों को, मजदूरों को, उन तमाम लोगों को बुनियादी हक देने की यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिससे उनके जीवन में बदलाव हो। जो मैं करना चाहता था वो मैं अभी तक नहीं कर पाया। उसका कारण क्या है कि आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देके ताकत दे दी, लेकिन देश भर में वो परिवर्तन नहीं हुआ जिस परिवर्तन को हम लोग चाह रहे थे, और वही सत्ता वापस लौट आई। वो सत्ता वापस लौट आई तो जो हम लोग करना चाहते थे वो अपने क्षेत्र में नहीं कर पा रहे। अभी हम पे क्या है, एक कमरे की चाबी है, घर की चाबी नहीं है। उस कमरे की चाबी में हम उस कमरे का भला कर सकते हैं। कहीं सड़क नहीं, सड़क बनवा सकते हैं, कहीं लाइट नहीं लगी, लाइट लगा सकते हैं, कहीं नाली की खराबी है, नाली खराबी ठीक कर सकते हैं, बिजली की व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा काम कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य काम है, जिस काम के लिए हमने आंदोलन शुरू किया, महिलाओं को घर पे रोजगार देना, जो पढ़ी लिखी महिला है उनको भी और जो नहीं पढ़ी लिखी है उनको भी, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दिलाना, आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माताएं, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, होमगार्ड की बहनें, पीआरडी की बहनें, उन सबको उचित वेतन और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाना, वो काम हम नहीं कर पाए। शिक्षा मित्रों को, तमाम उन बहनों को जिनका अधिकार बैठता है, जो यहां काम करती हैं अस्पताल में, आज मजबूरी में 5,000, 7,000, 10,000 रुपए पे काम करने के लिए मजबूर। आप मुझे बताओ, इस बढ़ती महंगाई में जहां सिलेंडर जो है 1,000 रुपए के करीब मिल रहा हो, क्या हम लोग 5,000, 7,000 रुपए में अपना घर चला सकते हैं? न्यूनतम वेजेस हम लोगों ने पार्लियामेंट में लड़कर 753 रुपए लागू करवाया। कितना? लेकिन राज्य सरकार अभी नहीं दे रही है। 753 रुपए किस बात के? चाहे आप खेत में काम करो, चाहे फैक्ट्री में काम करो, चाहे कंपनी में काम करो, चाहे किसी के दुकान पे काम करो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे किसी के घर में राजमिस्त्री के काम में करें, चाहे कोल्हू में करें, चाहे भट्टे पे करे, कहीं करे, चाहे उसको 753 रुपए कम से कम मिलेंगे। 753 का मतलब यह कि महीने में कम से कम 20,000 रुपए उनके घर में आएंगे। लेकिन ये सरकारें बीच में अड़के बैठ गई हैं। आज भी मैं जाता हूं ना गांव में, मैं अपनी बताता हूं मैं, और आपको और क्या कहूं। मेरी माँ जब हम छोटे थे तो वो खेत से घास लेके आती थी, उस घास को बेच, उसको घास को वो भैंस को चारा देके दूध बेच के हमें उसने पढ़ाया, आगे बढ़ाया। आपका दूध जाएगा 50 रुपए और पैकेट का दूध आएगा 100 रुपए का, और दूध कितना? 4 लीटर, 5 लीटर, कुछ आप उसमें से घर रख लोगे। 200-300 रुपए को काम करके 5-6 हजार रुपए में थोड़ा घर आगे बढ़ रहा है। अमीरों के यहां जितना भोजन हम लोग खाते हैं उससे ज्यादा भोजन बच जाता है उनके यहां। उनके जानवर हमसे अच्छा भोजन खाते हैं, उनके जानवरों के लिए एसी लगा हुआ है, गर्मी के सर्दी के लिए हीटर लगा हुआ है, अच्छे गद्दे हैं, अच्छी दवाइयां, और हम लोग गरीबी, बेबसी, लाचारी के जीवन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमने 22, 32, 33 मुद्दे बनाए। हमारी बहनों के जरिए मुद्दे आप तक पहुंचेंगे, कुछ बहनों ने बताए भी होंगे। मैं आज आपको कह रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुन लो, और जो मैं इस गुरु घर में खड़े हो कह रहा हूं, वचन दे कह रहा हूं, जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा मैं इस काम को पूरा करने के लिए लड़ता रहूंगा। जो बात मैं आज कह रहा हूं आपको, मैं इसको सभा में कहूं तो हो सकता है कि, हालांकि मैं अपनी बात से इधर नहीं होता, लेकिन अगर मैं सभा में कहता हूं तो हो सकता है उसमें कोई राजनीतिक बात हो, लेकिन मैं गुरु घर में खड़े होकर कह रहा हूं तो मैं वचन दे के कह रहा हूं कि मैं मिट तो सकता हूं लेकिन अपनी बात से पलट नहीं सकता। कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई
मुफ्त करेंगे बच्चों के लिए, बच्चों की कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, ऐसी पढ़ाई जो प्राइवेट स्कूलों में 2, 3, 4, 5 हजार रुपए दे के मिल रही है, ऐसी पढ़ाई मुफ्त करेंगे। मैं आपको वचन दे के कह रहा हूं। आज आपका बच्चा भी अंग्रेजी में बात करेगा, आपका बच्चे भी अंग्रेजी में पढ़ के आएगा, और आपका बच्चा भी उन प्राइवेट स्कूलों के बड़े बड़ी फीस वाले बच्चों का मुकाबला करेगा। आपका बच्चा भी 12वीं तक पढ़ के और उसके बाद जब वो आगे बढ़ना चाहेगा, मैं तो कह रहा था, परसों मुझसे किसी ने पूछा था, मेरा बस चलेगा तो मैं डॉक्टर की पढ़ाई फ्री कर दूंगा बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई फ्री कर दूंगा। हम रोजगार नहीं दे सकते ना, सरकार कहती है हम पे रोजगार नहीं है, तो ना आप रोजगार मत दो, आप बच्चों को पढ़ने के लिए छूट दे दो। आप बीटेक करना चाहे, एमटेक करना चाहे, पॉलिटेक्निक करना चाहे, लॉ करना चाहे, एलएलएम करना चाहे, आप बीटीसी करना चाहे, बीएड करना चाहे, एमबीए करना चाहे, एमसीए करना चाहे, एमबीबीएस करना चाहे, एमडी करना चाहे, फ्री कर दो। आप मत दो रोजगार, आपके रोजगार की जरूरत नहीं है हम पे। अगर सरकार नहीं देखना चाहती गरीबों की तरफ, मत देखे, आप हमारे बच्चे को काबिल बना खड़ा कर दो, पूरी दुनिया में वो रोजगार कर सकता, मैं उस बात की गारंटी दे सकता हूं आपको, पूरी दुनिया में। अगर किसी का बच्चा यहाँ डॉक्टर हो और उसके घर में भूख के लिए आटे की या दाल की व्यवस्था ना हो, कोई हाथ उठा के मुझे बताओ। आपके पड़ोसी का बच्चा भी अगर डॉक्टर, आपके पड़ोसी का बच्चा भी अगर इंजीनियर हो, आपके पड़ोसी का बच्चा भी अगर वकील हो, आपके पड़ोसी का बच्चा भी अगर पत्रकार हो, आप मुझे कोई एक आदमी बताए कि उनके घर में रोटी के लाले पड़ रहे हैं क्या। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, ये सरकार सब कुछ दे सकती है, शिक्षा नहीं देगी, और हम ये मानते हैं बिना शिक्षा के हमारा भला नहीं होगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनके लिए हम लोग कोचिंग सेंटर खोलेंगे और मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेंगे, और बेहतर से बेहतर टीचर रख के उनकी परीक्षा की तैयारी करवाएंगे कि उनकी नौकरी के बीच में कोई अड़चन ना आए। मेरी बात को आप याद रखना। हम बड़े बड़े उद्योग धंधे लाके इस क्षेत्र में स्थापित करेंगे, और हर क्षेत्र में स्थापित करेंगे, जिससे घर के पास में ही 18, 20, 25 हजार रुपए का रोजगार बेटियां कर सकें, जिससे उनको कर्ज ना लेना पड़े, जिससे उनको किसी आगे हाथ ना फैलाना पड़े, जिससे उनको किसी और तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करेंगे और गरीबों के हित में करेंगे। आज क्या है, बीमार हो जाएगा, अच्छे डॉक्टर को दिखाना, जान बचानी, तो कहां भागेंगे बताओ ईमानदार, सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में? क्यों नहीं जाते सरकारी में? सरकारी के डॉक्टर की तनख्वाह ज्यादा है, क्यों नहीं जाते? पता है क्यों? ना डॉक्टर साहब मिल रहे हैं, ना दवाइयां हैं, ना टेस्ट करते, वो दवाइयां बाहर से लिख देते हैं, ना सुविधाएं हैं, ना बिजली का पंखा है, ना एसी है, ना अस्पताल में बैठने की जगह है, ना नर्स है भी हमारी बहन, ना कंपाउंडर है। दवाइयों के जो मानक इतने घटिया क्वालिटी के हैं कि उनसे आदमी इलाज की जगह, ठीक की जगह बीमार हो जाए। ये सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ये नहीं बदली तो गरीबों को उनके बजट में इलाज नहीं मिलेगा, और इलाज नहीं मिलेगा तो पैसे की कमी के कारण लोगों की जान जाती रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको बदलना पड़ेगा। बताओ बदलना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बताओ। आप नहीं चाहते कि आपको आप चाहते आपको उधार लेना पड़े अपने बच्चों किसी के इलाज के लिए? मैं तो सदगुरु जी से प्रार्थना करूंगा कि आपके यहाँ कोई बीमारी ना हो, लेकिन अगर बीमार हो जाए तो किसी की जेब भी तो ना कटे ना। हम सारा पैसा लगा देते हैं परिवार के ऊपर, कैसे? इलाज में, और हमारा आदमी भी नहीं बचता, और हमारा पैसा भी सब कुछ चला जाता है, हमारी जमीन भी चली जाती है, हमारे गहने भी चले जाते हैं। कब तक जेब कटती रहेगी? मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैंने कहा आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, पंचायत सहायक, जितनी बहनें हैं, जो बहनें आज 2000, 2500, 3000, आशा बहनों से पूछ लेना, 5000 में काम करती है, 1 साल रुक जाओ, ताकत बनने दो, 20,000 रुपए से कम वेतन नहीं हुआ किसी का। मेरी बात को आप याद रखना। और मैंने फिर कहा, न्यूनतम वेजेस लागू करा देंगे। हम एडी चोटी का जोड़ लगा लें, गर्मी से नहीं डरते हम। अभी देखो कितनी शानदार गर्मी, इसी गर्मी में हम लोग संघर्ष करेंगे। देखो मैं आज कह रहा हूं, अगर मुझे अपनी जान की या मेरे साथियों को अपनी जान की परवाह होती तो हम गर्मी में नहीं धक्के खा रहे होते। हमें अच्छी रोटी मिल रही है, लेकिन जब हमारे पड़ोस में हम देखते हैं कि हमारे परिवार को अच्छी रोटी नहीं मिल रही तो हमें तकलीफ होती है। जब हम इस बात को लड़ रहे हैं तो ये सरकारें हमारे खिलाफ लड़ रही हैं। आज क्या हो रहा है, हमारे बैनर फाड़ दिए,
हमारी बसें रोक रहे हैं। आपने देखा नहीं देखा? बसें रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? हम कोई अपराध कर रहे हैं क्या? क्या हम पहले हैं ऐसे आदमी जो कोई कार्यक्रम कर रहे हैं? आप समझो, ये इतना जुल्म कर रहे हैं। परमिशन, हमारी परमिशन की कॉपी दबा के बैठे हैं और ये हमें डरा रहे हैं। इनके मुकदमों में डर रहे हैं क्या हम लोग? जब हमें जान की परवाह नहीं, मुकदमे की परवाह करेंगे हम लोग? ये लड़ाई हमारे लोगों के हक अधिकार की है। हम इसको जीवन का एक एक कतरा लगा के भी इसको लड़ाई को लड़ेंगे हम लोग। मैंने आज कहा है, अगर सुरक्षा छोड़नी पड़े, घर छोड़ना पड़े, सारे सुख त्यागने पड़े, सब करके भी मैं इस लड़ाई को आपके सहयोग से लड़ूंगा। और मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ, आपने मुझे इज्जत दी, आपने मुझे सम्मान दिया, मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे पैसे भी दिए, चुनाव भी लड़ाया, मेरे लिए मेहनत भी की। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस कर्ज को उतारूं। मैं रोज लड़ता हूं। एक बिजली के बिल का विषय आया था जो मेरे हाथ में है। जो लोग पढ़े लिखे लोग वो जानते हैं मैं लोकसभा में क्या कर सकता हूं। आपके यहाँ प्रीपेड मीटर लग रहे थे, जबरदस्ती लग रहे थे ना? देखो, आज सुन लो मेरी बात को। अब मेरी बात सुन लो। पहले तो वो प्रीपेड मीटर, मैंने सवाल खड़ा करके वो प्रीपेड मीटर हटवा दिए सब जगह से। जिसके नहीं हटाओ वो जिलाध्यक्ष को बता देना, हटवा देंगे एक दिन के अंदर। सुन लो मेरी बात, दोबारा बता रहा हूं। सरकार ने आदेश कर दिया हटाने का, क्योंकि वो लड़ाई हमने लड़ी है। अगर जहां के नहीं हटे वो आप बता देना, हम खुद खड़े होकर हटवा देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मेरी बात समझ आई? अब मेरी बात सुनोगी या पहले अपनी अपनी बोलोगी? आपस में बात मत करो, मेरी बात सुनो। जिसका बिजली का प्रीपेड मीटर नहीं हटा, दो तरह के मीटर है, एक है स्मार्ट मीटर, एक है प्रीपेड मीटर। सुन लो पहले। स्मार्ट मीटर क्या है? महीने के बाद आके वो रीडिंग चेक करेंगे और जितनी रीडिंग है उसका बिल आपसे कहेंगे कि भुगतान कर दो। स्मार्ट मीटर क्या है? अब मेरी बात सुन लेना, मुझे बता लेने दे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वो है, हालांकि वो भी स्मार्ट ही, ये भी स्मार्ट ही। इसमें क्या है, आपको पहले पैसा जमा करना पड़ेगा, जैसे मोबाइल से रिचार्ज होता है, और जिस समय रिचार्ज खत्म बिजली गुल। अगर आपने आज कमाई नहीं की, आपकी जेब में पैसा नहीं है, रिचार्ज खत्म हो गया, तो आपकी बिजली, समझे? ये है प्रीपेड मीटर। ये जिसके यहां लगा हुआ प्रीपेड मीटर, आप जिलाध्यक्ष को बता देना, उखाड़ के फेंक देंगे। मैं आपको आज कह रहा हूं, उखाड़ के फेंक देंगे, उखाड़ के। ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर जिसके यहां लगा हो, इनको बता देना, प्रशांत भाई को, मैं वचन देख कह रहा हूं, उसको उखड़वा के फेंकवा देंगे, याद रखना। और सुनो, काल खोल के आपस में मत बात करो। देखो कितना शोर हो गया, चुप हो जाओ। आज कह रहा हूं, ये बिजली का जो बिल जो है ना, 4-5 हजार रुपए देना पड़ रहा है। जिस दिन राजकाज बनेगा, इस बिजली के बिल को वापस 400-500 रुपए पर लाकर रख देंगे। मैं आपको आज कह रहा हूं इस बात को। आज कह रहा हूं, नोट करो, गुरु घर में खड़े हो कह रहा हूं, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और उसके बाद जिसका बिल आएगा, वो गरीब परिवार होगा, उसका बिजली का बिल माफ करके 400-500-600 रुपए में उसको 24 घंटे बिजली देंगे। मेरी बात को आप याद रखना, नोट कर लो इस बात को आप। ये जो पीड़ा गरीबों पे सरकार ने थोपी ना, इन्हीं को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए ये हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, आप समझे? ये हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि हम अपने गरीब परिवारों के आंसू पोंछने के लिए लड़ रहे हैं। और सुनो, आज ये बात मंच पे नहीं कह रहा, इनको बता दूंगा, जिनका बिजली का बिल बहुत है ना, राजकाज बनने दो, सबका बिजली का बिल माफ कर देंगे। चिंता मत करो, मेरी बात को आप नोट कर लो। आप फिर समझो, सरकार बिजली, पढ़ाई और इलाज पे कोई मुनाफा नहीं लेगी गरीब परिवारों से। ये उनके 20,000 रुपए जब तुझे कमाने को मिलेंगे तो सिलेंडर 2 खरीद लेना एक की जगह। समझे नहीं समझे? फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।